देखिए अगर मैं बात करूँ तो एक टॉपिक है उसमें हमारे पास है ओजोन। तो जहाँ पर आपने टॉपिक कर रखे हैं उसी की सीक्वेंसिंग में आप कर लेंगे। मैंने तो खैर नया पेज ओपन कर लिया है, लेकिन आप ओजोन, अगर हम ओजोन की बात करें तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए जो हमारे पास में ओजोन है, ओजोन को बनाने के लिए आप ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आप कराएंगे ऑक्सीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो यहाँ पर आप करा देंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क। ऐसा कराने से यहाँ पर ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट यहाँ पर ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 कर देता हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताता हूँ। एक्चुअल में जो ओजोन गैस है, ये ओजोन गैस ऑक्सीजन से बनती है और इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से बनती है। तो जो अर्थ का सबसे अपर एटमोस्फियर है, अप्रोक्स 20 किलोमीटर अबव, यहाँ से अर्थ से लगभग 20 किलोमीटर अबव अगर हम देखें तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, उनके ऊपर यहाँ पर यूवी लाइट पड़ती है। तो जो यूवी लाइट पड़ती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसकी वजह से वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। हम अर्थ पर भी ये चीजें करा सकते हैं, अर्थ पर भी ये एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं और ओजोन को बना सकते हैं। इसके लिए अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करेंगे तो ओजोनाइजर यूज किए जाते हैं, जिसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क भी कराया जाता है। देखिए यहाँ पर एक बात ये भी याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप लोगों ने वेल्डिंग होता हुआ देखा हो, जिसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो रात में जब अंधेरा हो रहा हो और उस टाइम पे कहीं कोई आर्क वेल्डिंग कर रहा हो तो वो बहुत अच्छा भी लगता है। वहाँ पर यूवी लाइट निकलती है, तो जहाँ पर स्पार्किंग होती है वहाँ पर यूवी लाइट निकलती है और वहाँ पर ओजोन भी बनती है। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर स्पार्किंग हो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ओजोन की स्मेल मिल जाएगी। तो एक तो मैंने आपको ये बताया है कि आप इसको बनाते कैसे सकते हैं। इस केस में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि डेल्टा एच कैसा होता है, इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव में होता है और प्लस अगर वैल्यू भी लिखना चाहें 140 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 142 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 142 किलोजूल पर मोल। बस मुझे यहाँ पर ये लिखना था वैल्यू कितनी है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि एक्चुअल में ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी वजह से हम एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर तुरंत दे सकते हैं। वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग O2 और ओजोन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, यानी कि थर्मोडायनेमिकली इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली ऑक्सीजन और ओजोन में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन, यस। जिसकी एनर्जी कम होती है चलो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो चूंकि यहाँ पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जो ओजोन बनेगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो ओजोन है वो हमारे पास में लेस स्टेबल होगा। ठीक, एक तो बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि थर्मोडायनेमिकली जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर स्टेबल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज मोर स्टेबल, और ये हमारे पास में है रिलेटिवली लेस स्टेबल। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास में नेक्स्ट, हाँ बेटा पूछिए। सर एक बार रीजन रिपीट करना। हाँ, रीजन देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे आपने रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका सीधा मतलब ये निकला कि जो रिएक्टेंट है उसको जब आपने एनर्जी दी तब जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो कम स्टेबल है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास में ये। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो जो ओजोन है ये पेल येलो कलर की गैस होती है। अगर हम इसकी बात करें तो पेल येलो कलर की नहीं, पेल येलो कलर का तो इसका लिक्विड और सॉलिड होता है। ठीक है, ये पेल ब्लू। अब अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज पेल ब्लू गैस, ब्लू कलर की एक गैस होती है और इसकी अपनी स्पेशल टाइप की स्मेल भी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये वाटर के अंदर कम सोल्यूबल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो खास प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि ये टर्पेंटाइल ऑयल या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में खूब सोल्यूबल है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ
soluble in glacial acetic acid। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखिए ये वाला पॉइंट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें वो आपसे इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे और कह देंगे कि वो गैस है जो कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजोल्व हो रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो ये CCl4 के अंदर भी डिजोल्व हो जाती है। एंड यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ और वो होता है हमारे पास में टर्पेंटाइल ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक, तो ये छोटा सा पॉइंट एक यहाँ पर सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड है। हालांकि आप लोगों को जो याद रखना है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपको तो इस पर ध्यान रखना है क्योंकि इसी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये इसका सेकंड पॉइंट मैंने बनाया। सेकंड पॉइंट के बाद में अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। देखिए बेटा, अगर मैं इसके थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इसका डिकम्पोजिशन अपने आप ही हो जाता है। आपने ओजोन को लिया, आपने यहाँ पर ओजोन को लिया और जो ओजोन है ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती है ऑक्सीजन में। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कि इसके डिकम्पोजिशन को एनहांस करते हैं? या तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाए हीट, या तो आप इसको गर्म कर दीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं फ्रियोन्स, यानी कि टेट्रा मतलब क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, मतलब आप यहाँ पर इनको फ्रियोन्स दे सकते हैं। ध्यान आ गया भाई? फ्रियोन्स का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, तो आप उनको दे सकते हैं। तो अगर आपने इनकी यहाँ पर प्रेजेंस रखी तो ये यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगी और डिसोसिएट होकर के यहाँ पर बनेगी हमारे पास में नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, और हमें ये भी याद रखना है कि नेसेंट ऑक्सीजन एक्चुअल में एटॉमिक ऑक्सीजन ही होती है। एटॉमिक ऑक्सीजन इसके बनने की वजह से ही जो ओजोन है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, मतलब इसी की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का कारण ये नेसेंट ऑक्सीजन ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस केस में ये भी बात बिल्कुल पक्का है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस केस में यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, तो याद रखिएगा कि जो ये वाला प्रोसेस होता है ये हीट रिलीज करता है, यानी कि इस केस में यहाँ पर नेगेटिव आएगा। मैंने फोर्थ पॉइंट बता दिया इसके। फोर्थ पॉइंट के बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ पर, थर्ड पॉइंट बता दिया, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो होता है इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, दैट इज ब्लीचिंग एक्शन या ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। देखिए बेटा, अगर हम ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो ये कुछ सब्सटेंसेस के कलर को उड़ा देती है। मान लीजिए आपके पास में कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस है आपके पास, आपने वहां पर ओजोन को यूज किया तो उस कंडीशन में वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये बतानी है कि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से है। इसकी वजह से है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और अगर कभी भी इसका कुछ कहना चाह रही है बेटा? आपकी आवाज आ रही है, आप यहाँ पर बहुत तेज कहीं चल रहा है मुझे लग रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो है ग्रिल आ दिएगा किचन में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होगा। अच्छा आप ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो ब्लीचिंग एक्शन होता है इस टाइप मार्क्स जो भी पड़ा है परमानेंट होता है या टेम्परेरी होता है? टेम्परेरी। नो, परमानेंट। कारण आपके पास में कोई एक कलर्ड सब्सटेंस था, उस कलर्ड सब्सटेंस को
ओजोन ने ऑक्सीडाइज करके उसकी केमिकल नेचर को चेंज कर दिया। अब वो जो सब्सटेंस बना, जो फाइनली प्रोडक्ट बना, वो हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। और जो एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो भी ऑक्सीडाइजिंग है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर इस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट को रिड्यूस नहीं होने देगा, और जब ये रिड्यूस नहीं होगा तो कलर उड़ गया तो उड़ गया। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का ब्लीचिंग एक्शन उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था H2S, तो उस केस में होगा ये उस कलर्ड सब्सटेंस, वो जो कलर्ड सब्सटेंस था उसका रिडक्शन होकर के वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिड्यूस प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद में जब एटमॉस्फेयर में आप उसको ओपनली रखोगे तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है, तो उसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करके कलर में कन्वर्ट कर देगा, तो वो टेम्परेरी होगा। लेकिन यहाँ पर कैसा होगा बेटा, ये हमारे पास दैट विल बी परमानेंट। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स बात हो गई परमानेंट, लेकिन इन जनरल हम ये कहेंगे कि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट ही होगा। वो तो सब्सटेंस टू सब्सटेंस भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कैसा होगा, देन आप इसका जवाब परमानेंट देंगे। बताओ भाई, किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत आई? फिफ्थ नंबर के पॉइंट की अब हम बात करते हैं, और ये देखते हैं कि और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। जो ओजोन है, अगर मैं इस ओजोन की बात करूं तो बेटा याद रखिए कि ये जर्मीसाइड हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जर्मीसाइड है। जर्मीसाइड है तो आप सही जगह पर इसको यूज भी करते हैं, और स्पेशली जैसे हमारे सिनेमा हॉल हैं या बहुत बड़े बड़े हॉल हैं जो कि बेसमेंट में बने हुए हैं। मानिए कोई बहुत बड़ा हॉल है और वो बेसमेंट में बना हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़े जर्म डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पर स्मेल आने लगती है। तो उस स्मेल को खत्म करने के लिए और वहाँ पर जो जर्म्स प्रेजेंट है उनको मारने के लिए आप वहाँ पर ओजोन यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका एक एक्शन है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये इसको डिसइंफेक्टेंट भी मैं कह सकता हूँ, डिसइंफेक्टेंट भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, इवन अगर मैं बात करूं तो इसको पानी में से आप पास आउट कर दीजिए, तो पानी के अंदर भी अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो ये उनको भी मार देगी। तो इस वजह से बहुत बार आप इसको वाटर को स्टेलाइजिंग वाटर बनाने के काम में लाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर 6 पॉइंट इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो कि इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको क्या देना चाहिए। देखिए बेटा, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर ये मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं ऑक्सीजन का एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ और इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का हम एक मॉलिक्यूल इधर भी ले लेते हैं, बॉन्डिंग दिखाएंगे। देखिए बेटा, एक बॉन्डिंग तो यहाँ पर आ गई और इसके साथ साथ एक बॉन्डिंग यहाँ पर ऐसे करके दिखाई जाएगी। अब इस केस में देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन और इधर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस केस में हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड में ही दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिया और इसके पास में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे दिखा दिया। देखिए यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिखा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स और नो? अब देखिए बेटा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसा है तो इस केस में रेजोनेंस हो रहा है। इसके रेजोनेंस को देखने के लिए आप लोग ये देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर ले जा सकता हूँ। इस कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी वो देखते हैं एक बार। देखिए बेटा, ये वाली जो ऑक्सीजन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लेकिन एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर टूट के आ जाएगा। मतलब इसके पास में भी अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। एक इसके पास में यहाँ पर बॉन्ड होगा, ये लोन पेयर ऐसे ही रहेगा, और इस साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड जो जैसा था वैसे का वैसा ही है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दिखाए मैंने। यहाँ पर एक जो लोन पेयर था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पर बॉन्ड पेयर में, यानी कि कंडीशन इसकी ये बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इधर से आया इधर से गया, तो प्लस चार्ज कुछ भी नहीं।
तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसे कह रहे हैं तो इस कंडीशन में आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है, वो बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आएगी। यानी कि इसकी अगर मैं हाइब्रिड को बनाऊं, इसका हाइब्रिड बेटा ऐसे बनेगा। यहाँ पर मेरे पास में ऑक्सीजन है, यहाँ पर मेरे पास में ऑक्सीजन है। इस केस में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जो मेरे पास में ये दोनों ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन पर यहाँ पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेंगे और इस ऑक्सीजन पर हम यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के अकॉर्डिंग आप कुछ बातें यहाँ पर बता सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है इसका बॉन्ड ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका बॉन्ड ऑर्डर। आपको याद रखना है कि ये बॉन्ड ऑर्डर, देखिए एक बॉन्ड तो यहाँ पर है ही है, लेकिन ये जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो एक्चुअली दो जगहों पर फैला हुआ है। ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1.5 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1.5 बॉन्ड यहाँ पर बचेंगे। बताइए भाई, इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स और एनी डाउट? चलिए, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में कितनी होती है। अगर मैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के सिंगल बॉन्ड की बात करूं, तो जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास में वो होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम। और अगर यहाँ पर आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो होती है हमारे पास 1.21 एंगस्ट्रॉम। 1.21 एंगस्ट्रॉम, यानी कि मैंने यहाँ पर एवरेज बॉन्ड लेंथ दी है। अब आप बताइए कि इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, मतलब आप लोगों को क्या क्लू मिला? वो ये मिला कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.278 इतने एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम, अब आपको ये फिर रटना नहीं है। आपको जो चीज रटनी है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ आपको रटनी नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारे पास में विच इज रिलेटेड विद ओजोन। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कुछ जगह पर ये अपनी रिएक्शन शो करता है जहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये तो हो गया बेटा इसकी जो है ओजोन के बारे में। ओजोन के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, जैसा मैंने कहा था कि एक छोटा टॉपिक और है, और वो छोटा टॉपिक हमारे पास में है, दैट इज एलोट्रोप ऑफ सल्फर। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा एलोट्रोप ऑफ सल्फर की। एक छोटा टॉपिक यहाँ पर और ले लेता हूँ, और वो है बेटा हमारे पास में सल्फर। सल्फर में भी आप लोगों से जो स्पेशली बात पूछी जाएगी वो है इसकी एलोट्रोपी। देखिए, अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ तो आपको ये याद रखना है, जो सल्फर है वो स्पेशली दो टाइप की होती है। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को इनके क्वेश्चन को याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक तो होती है हमारे पास में यहाँ पर दैट इज रोम्बिक सल्फर। ये कहते हैं हम रोम्बिक सल्फर। जो रोम्बिक सल्फर है, अगर इसकी बात करूँ तो इसको येलो सल्फर भी कहा जाता है। ठीक है, येलो सल्फर या येलो रोम्बिक सल्फर, मैं तो पूरा ही लिख देता हूँ, रोम्बिक सल्फर और येलो रोम्बिक सल्फर। दूसरी जो सल्फर हमारे पास में होती है दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर। सेकंड होती है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन इनसे रिलेट करके आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं एक एक करके यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये येलो कलर की है। इसका एक पॉइंट खास ये होता है कि इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ऊपर ये स्टेबल नहीं है। किस टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होगी वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर पूछूंगा। देखिए बेटा, जो सल्फर है, इस सल्फर को हम लोग एक स्पेशल प्रोसेस होता है
वो प्रोसेस कर्नल ड्रैक ने सुझाया था, कर्नल ड्रैक ने बताया था। तो उस प्रोसेस से हम अर्थ के अंदर से निकालते हैं। तो जब सल्फर अर्थ के अंदर से निकलती है तो उस टाइम पर उसको रोल सल्फर कहते हैं। मतलब उसके रोल होते हैं हमारे पास में, वो रोलिंग सल्फर होती है, रोल की फॉर्म में निकलती है। तो जो रोल, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है, वो बाद में भी कन्वर्ट की जाती है रोम्बिक सल्फर में या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर एज रिक्वायर्ड। तो जो हमारे पास में रोल होते हैं सल्फर के, उससे ये तैयार की जाती है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म फ्रॉम रोल ऑफ सल्फर, रोलिंग सल्फर लिख देते हैं यहाँ पर, रोल्स ऑफ सल्फर एक ही बात। तो ये सल्फर के रोल से बनाई जाती है, जो मैंने बताया कि अर्थ से जैसी निकलती है उसके जो रोल निकलते हैं वहीं से ही आप इसको तैयार कर लेते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर कि मोनोक्लिनिक सल्फर की क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर से ही बनाई जाती है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोम्बिक सल्फर। अब देखिए वो सब बातें यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक पैटिडिस होती है, उसमें पहले रोम्बिक सल्फर को, मतलब रोम्बिक सल्फर को भरते हैं, उसके बाद उसको निकाल देते हैं, उसको होल बनाते हैं। मतलब वो सब चीज़ों की जरूरत आपको नहीं है, वो सब आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको रोम्बिक सल्फर से बनाया जाता है, ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल अबव। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, अबव 369 केल्विन। इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन। तो आप चेक कर सकते हैं कि 369 केल्विन का मतलब क्या है। ये बन जाएगा हमारे पास में 369 माइनस 273 मैंने कर दिया, तो हमारे पास 96 आ रहा है। इसका मतलब 96 से अबव ये स्टेबल है। मोनोक्लिनिक सल्फर रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, ठीक। जो रोम्बिक सल्फर है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे नहीं बल्कि 369 केल्विन टेम्परेचर तक स्टेबल। लेकिन 369 टेम्परेचर से अबव हमारे पास में वहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर पाई जाएगी, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सेंटेंस लिखता हूँ, ऐसे करके लिखता हूँ, आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा, रोम्बिक, एक मिनट से ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी क्लास में हूँ, तो अभी क्लास के बाद में भेजूँ क्या? ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है, PFID भी भेज दूँगा बच्चों की, और वो ओके ठीक है ओके। ऑफिस से ही फोन था एक्चुअली में, तो इसलिए। देखिए बेटा, रोम्बिक सल्फर, और उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो मैंने कर दिया यहाँ पर 369। आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? मैं फोन से पता चला कि आवाज़ ही नहीं आ रही। तो 369 केल्विन, और उसके बाद में यहाँ पर हम कर देते हैं बेटा मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक। तो अगर इससे ऊपर का टेम्परेचर है तो मोनोक्लिनिक, और अगर इससे नीचे का टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगी रोम्बिक सल्फर। ये जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसके अबव मोनोक्लिनिक और इसके बिलो रोम्बिक, इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
इसी का नाम हमने रखा ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये याद रखिएगा आप, यहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है। इसके अलावा देखिए जो हमारे पास में इनकी प्रॉपर्टीज है वो लगभग लगभग सिमिलर ही होती है दोनों की। दोनों S8 मोलिक्यूल के फॉर्म में पाई जाती है, दोनों S8 मोलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी S8 मोलिकुलर फॉर्म में है, S8 मोलिक्यूल। और इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे मोलिक्यूल्स के फॉर्म में है। बस वो जो मोलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में उनका अरेंजमेंट कैसा है, केवल उसके बेस पर आप यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो एक और है जो कि ई टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं, यानी कि 369 टेम्परेचर से भी ऊपर हमने बढ़ना शुरू कर दिया, और अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं अब क्या होगा, मैं तो सोच यानी कि एट वेरी हाई, मैं यहाँ पर ये लिखूंगा एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं उस कंडीशन में आपको ये भी याद रखना है कि जो S8 मोलिक्यूल्स हैं वो सब टूट सकते हैं, और उस कंडीशन में S2 मोलिक्यूल्स आर फॉर्म, S2 मोलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो जैसे O2 मोलिक्यूल होता है हमारे पास में, वैसे ही S2 मोलिक्यूल भी होता है। जैसे हमारे पास में O2 मोलिक्यूल होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से S2 मोलिक्यूल भी होता है। और जिस तरह से आप लोगों को अगर आइडिया हो तो जो O2 मोलिक्यूल है ये बेटा पैरामैग्नेटिक होता है। क्या आप बता सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक कैसे एक्सप्लेन होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सर एमओटी एमओटी से हम प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास में O2 मोलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है। सेम उसी तरीके से एमओटी से ही ये एक्सप्लेन होगा कि ये मोलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक, लेकिन ये भी याद रखना है आपको कि जो रोम्बिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर है उसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो डायमैग्नेटिक, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, लाइक O2 मोलिक्यूल। जैसे O2 मोलिक्यूल है बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ठीक, तो ये टॉपिक हमारे पास में दो ऐसे थे जो कि लास्ट टर्म पर समय के अभाव की वजह से नहीं हो पाए थे, तो अब हमने उस बात को पूरा कर लिया। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अब हमारे पास में यहाँ पर आएगा हेलोजन फैमिली। तो हम अब यहाँ पर हेलोजन फैमिली की बात करते हैं। कितना कॉपी कर लो बेटा? तो नोट हो जाए तो मुझे बता देना। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और वो है बेटा हेलोजन फैमिली। याद रखेंगे कि हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस तो देखिए केवल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। केवल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर वो भी केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे। और हेलोजन फैमिली में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइप स्टडी बहुत कम है। जैसे आपने ये देखा कि अभी नाइट्रोजन फैमिली और सल्फर फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली, इनमें टाइप स्टडी बहुत थी, मतलब आपने बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी करी, लेकिन हेलोजन फैमिली में कंपाउंड की स्टडी कम, इससे तो इसलिए आसान। तो इसके पॉइंट्स हम बनाते हुए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके इंट्रोडक्शन से संबंधित है। यहाँ पर एक तो है मेरे पास में फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर आप आराम से लिख सकते हैं। मैं लिखने का तरीका आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। और जो हेलोजन्स हैं इनके एटॉमिक नंबर इनसे एक एक कम रहेंगे बस, तो इससे कोई मतलब है नहीं इसका। यहाँ पर 10 है, इसका मतलब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर मेरे पास में 18 है, मतलब यहाँ पर 17 है, 36 है तो इट विल बी 35 एंड इट इज 54 इट विल बी 50। तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप इसको आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा।
एसिडिटी एक्सेलरेशन सोडियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड जो एसिडिटी है वो एसिडिटी रेडियो एक्टिव होता है और प्रॉपर्टी इनसे मैक्सिमिंग इसे उसको हम लोग पढ़ते तो बट उसे हेलोजन फैमिली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आएगा हमारे पास में हीलियम, वो इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा F2 एंड 2p5। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ले लेंगे, इसमें हम यहाँ पर ले लेंगे आर्गन, इसमें यहाँ पर ले लेंगे हम लोग सिल्वर। उसके बाद में किससे पूछेगा अस्मित, बोलिए भाई क्या कहें सर। सर 3s2 3p5 3s2 एंड 3p5। अच्छा यहाँ ब्रोमीन में सर 3d10 4s2 3d10 यस वेरी गुड क्लियर है। यहाँ पर 4s2 आ जाएगा और 4p5 आ जाएगा। यहाँ पर 4f14 4f14 वेरी गुड सर 5d10 5d10 5d कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? इसमें F नहीं आ रहा हुआ है ना, क्योंकि 36 है हमारे पास तो F नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये 4d10 जाएगा और 5s और 5 यहाँ से पूरा हो गया। ये जो 4f है वो इससे अगले इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से आएगा। मेरा बेटा भी गाता है बेटा, मेरी बेटी के लिए हो गया इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। इसके साथ साथ देखिएगा अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं इसके बारे में ये पॉइंट बनेंगे। घर जाके वो याद है ना बेटा, अपनी होने वाली बीवी के लिए कोई गाना। हाय साहब क्या बोल रही हो? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखिए, अगर रेफरेंस की जब बात करें तो आपको याद रखना ये सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है। जो हेलोजन सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है इसकी रिएक्टिव यहाँ पर हाईली रिएक्टिव। लेकिन फिर भी जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ F- सॉल्ट फ्लोराइड सॉल्ट्स। देखिए इनकी तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फ्लोराइड सॉल्ट्स हैं इन जनरल वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इन जनरल ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जनरली वाटर इनसॉल्युबल। याद रखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर वाटर इनसॉल्युबल बोला है इसका मतलब ये अर्थ क्रस्ट का पार्ट होता है। ये फ्लोराइड साल्ट है। बचे हुए जो साल्ट हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। रिमेनिंग हैलाइड सॉल्ट्स, रिमेनिंग हैलाइड सॉल्ट्स अगर इनकी बात करें यहाँ पर जनरली हम लगा देंगे जनरली वाटर सॉल्युबल। इससे आप लोगों से अगर कभी ये आपको आइडिया लगाना पड़े कि कौन सा सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। दो और ऐसे हैं जो कि आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो मैं उनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें से एक होता है हमारे पास फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार ये जो हमारे पास में है ये होता है CAF, बहुत पॉपुलर है। और एक आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है वो होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला है हमारे पास में NaCAlF। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एपेटाइट ग्रुप के भी कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। आगे देखिएगा तो ये मैंने आपको बताया कि हाईली रिएक्टिव है। फ्लोराइड्स को छोड़ करके बचे हुए वाटर सोल्यूबल हैं, इससे समुद्र के अंदर पाए जाएंगे। समुद्र के अंदर इनकी प्रेजेंस होगी क्योंकि बचे हुए वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे और जो कि जमीन के अंदर प्रेजेंट है उसमें फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट मैंने लिखी है। कुछ एपेटाइट ग्रुप के भी और होते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। इतना नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सर कर लिया। कर दिया। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे और इनकी जो कुछ और प्रॉपर्टी है उनको एक एक करके यहाँ पर मैं बताऊँ। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास और वो है रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर के साथ में रिएक्शन की बात करूँ, देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है इसकी रिएक्शन आपने यहाँ पर कराई है वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ। इन जनरल जो यहाँ पर बनेगा हमारे पास में उसको कर इन जनरल हमारे पास में यहाँ पर जो बनेगा वो या तो O2 बनेगा या फिर यहाँ पर यानी कि इसमें से ऑक्सीजन ये निकल जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर बनेगा HF। ये तो हो गया फ्लोरीन के लिए। ठीक, तो दो रिएक्शन आप लोगों को F2 + H2O = O2 + HF को एक मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अगर यहाँ पर क्लोरीन या फिर मैं लेता हूँ Cr, अगर मैं इनको लेता हूँ और इस केस में मैं यहाँ पर रिएक्शन चाहता हूँ H2 के साथ में, तो ये याद रखने वाली रिएक्शन है, बहुत याद रखने वाली है। इस केस में बेटा एक तो बनता है हमारे पास में यहाँ पर HX, इसके साथ साथ यहाँ पर HXO भी बनते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे HX होगा क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लोरीन + H2O आपने यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, जो हमारे पास में वो बनेगा एक तो HCl और एक बनेगा HCl। ये बात सेम उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में हमारे Br2 आपके वाटर के साथ में करेंगे, ये सभी आपको दूसरे के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक प्रोडक्ट है यहाँ पर HCr, ये होगा आपने यहाँ पर HCr, इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आयोडीन के साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आयोडीन पानी में डिसोल्व ही नहीं होता, उससे रिएक्शन क्या करेगा। जो आयोडीन है अगर आपने इसको पानी में डाला, आप यहाँ पर कहेंगे तो मुझे सबसे पहला की इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए रिएक्शन है ये भी। और नंबर के जो रिएक्शंस हैं उनको हम लोग कहते हैं बेटा हेलोजन। इनका नाम रखूंगा मैं हेलोजन हेलाइड रिएक्शन। हेलोजन हेलाइड, हेलोजन हेलाइड रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि हेलोजन और हेलाइड के बीच में होती है। बहुत आसान, याद रखनी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मान लीजिए आपने यहाँ पर F2 की रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराई आपने Cl- के साथ में, कोई भी आपके पास में क्लोराइड सॉल्ट है और F2 के साथ में आपने उसकी रिएक्शन कराई। इस केस में होगा ये कि यहाँ पे बन जाएगा F- और मैं बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 कर देता हूँ और यहाँ पे बन जाएगा Cl। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपने यहाँ पे F2 लिया और आपने यहाँ पे रिएक्शन कराई NaCl। इस केस में आपके पास में यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ NaF और प्लस यहाँ पर बन जाएगा Cl। बताइए क्या आप समझ पाए हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। यस सर। लेकिन इस केस में इसका उल्टा संभव नहीं है। मतलब जो फ्लोरीन है वो क्लोराइड आयन को फ्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास में फ्लोरीन होता और फ्लोरीन की रिएक्शन में कराता, मान लो सपोज है यहाँ पर NaI के साथ अगेन रिएक्शन हो जाती। रिएक्शन कैसे होती, यहाँ पर बन जाता मेरे पास में NaCl और प्लस यहाँ पर बन जाता NaCl और प्लस यहाँ पर बन जाता I2। ठीक, तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन के साथ में ब्रोमाइड आयन के साथ में रिएक्शन कर सकता है और आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कर सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। F2 यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर Cl2 है, फिर यहाँ पर है Cr2 और फिर यहाँ पर है I2। जरा एक रिएक्शन बताना ये होगी या नहीं होगी। मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर NaBr और NaBr की रिएक्शन मैंने यहाँ पर कराई है Cl2 के साथ, तो बताइए रिएक्शन होगी या नहीं, यस और नो। यस
होगी। यस सर। क्योंकि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर Br2 सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस यहाँ पर Br2 सेपरेट आउट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस तरह की रिएक्शन यहाँ पर दे दूँ कि मेरे पास में है ट्वाइस ऑफ NaCl, तो इसकी रिएक्शन हमने कराई यहाँ पर I2 के साथ, तो बताइए इस केस में रिएक्शन होगी या नहीं? हेलोजन हैलाइड रिएक्शन इस केस में होगी या नहीं होगी? नो सर। नो सर। समझ में आया? तो इस केस में आप कहेंगे यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, इस केस में नो रिएक्शन। ठीक, और कारण भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। कारण ये है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए बेटा। Yes, sir. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो एक टॉपिक जो आपसे बहुत पूछा जाता है इनका, और वो होता है बॉन्ड एंथैल्पी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद आ गया होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी से संबंधित क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं हेलोजन में। ठीक, अब वो क्या होते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है कि F और F के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उसके बाद में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, फिर यहाँ पर ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और इसके बाद में यहाँ पर आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूँगा, उससे भी कुछ बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास में है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड है। दूसरा केस मैंने यहाँ पर लिया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, और एक केस मैंने यहाँ पर लिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। और एक केस मैंने यहाँ पर लिया फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पर एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट गया और मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये बताइए ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना है, जो बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी या घटेगी? जो ऑर्डर आपको बताना है यहाँ पर बेटा, वो बताना है बॉन्ड एनर्जी का। इसकी बॉन्ड एनर्जी लेफ्ट टू राइट घटेगी या बढ़ेगी? Decrease. बढ़ेगी। डिक्रीज होगी। हाँ, ये डाउन द ग्रुप नहीं है बेटा, लेफ्ट टू राइट है, तो बढ़ेगी। Sir, increase होगी. अब चलिए मेरी बात सुनिए। एक्चुअल में इन जनरल जो हम लोग बॉन्ड एनर्जी को चेक करते हैं, वो चेक करते हैं साइड से। हम ये देखते हैं कि जो साइड है वो जितना छोटा होगा उतना ही जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जब बॉन्ड छोटा बनेगा बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है, इस केस में यहाँ पर बॉन्ड बने, लेकिन इस एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब नाइट्रोजन की बारी आई तो इस केस में यहाँ पर लोन पेयर आ गए। अब ये जो लोन पेयर है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस बॉन्ड को, जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उसको कमजोर कर देंगे, वीक कर देंगे। अगर मैं ऑक्सीजन में बात करूंगा तो ऑक्सीजन में ये समस्या और ज्यादा आ गई, क्योंकि इस केस में दो लोन पेयर हैं एक ऑक्सीजन पर, तो ये रिपल्सन और ज्यादा हुआ। और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के केस में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हो गए मेरे पास में लोन पेयर हो गए 3, तो रिपल्सन और ज्यादा है। तो आपको याद रखना है एनर्जी एक्चुअल में इस केस में लेफ्ट राइट डिक्रीज करती हुई जाती है, और वो साइज के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस नहीं है। जो एक्सप्रेशन है वो है ऑन द पहले आप ये बताएं कि क्या ये बात सभी स्टूडेंट मिल गए ये चाचा कपड़े नहीं चलागा। हाँ कार्बन पे कोई लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ पर ये लोन पेयर है। तो जब यहाँ पर ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो ये लोन पेयर हैं, इन दोनों लोन पेयर में यहाँ पर रिपल्सन होगा। लोन पेयर रिपल्सन हुआ यहाँ पर, और आप जानते हैं कि ये रिपल्सन लोन पेयर रिपल्सन बहुत पावरफुल होता है, इस वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर 2 हो गए, इसका इसके साथ में रिपल्सन लगेगा
और इस लोन पेयर का इसके साथ में रिपल्सन लगेगा, तो रिपल्सन और ज्यादा हो गया। यहाँ पर तो हमारे पास में 3 लोन पेयर इधर है और 3 इधर है, तो लोन पेयर रिपल्सन और ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में ये सबसे कमजोर बॉन्ड होगा। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये तो हो गया हमारे पास में कहानी जो कि रिलेटेड है लेफ्ट टू राइट जाने पर। लेकिन यहाँ पर जो केस है वो है टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में अगर हम देखेंगे, देखिए जितना लोन पेयर इस पर है, यहाँ पर 3 लोन पेयर, इधर भी 3 लोन पेयर, लेकिन देखिए क्लोरीन में भी तो ऐसा ही होगा, क्लोरीन में भी सेम बिल्कुल वैसा ही है। और अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूँ तो ब्रोमीन में भी सेम वैसा ही है। इसका मतलब ये निकला कि लोन पेयर की काउंटिंग का तो मैं हिसाब यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। काउंटिंग हालांकि एक पावरफुल फैक्टर होता है। जब एक लोन पेयर का रिपल्सन था, एक लोन पेयर का रिपल्सन था, और फिर 2 का हो गया, फिर यहाँ पर 3 का हो गया, तो मतलब ये निकला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर की काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये डोमिनेटिंग या पावरफुल फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि सब में बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? देखिए बेटा, इस केस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे पास में F और F है, जब आप FK और F के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, मेरी बात समझना जरा, जब FK और F के बीच में बॉन्ड बनाएंगे तो जो ऑर्बिटल यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है वो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल ने यहाँ पर ओवरलैपिंग की, p ऑर्बिटल का साइज होता है छोटा। यहाँ पर हमारे पास में आ गए लोन पेयर, यहाँ पर ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर एक दूसरे को एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास में रिपल्सन है, यहाँ पर ये रिपल्सन हो रहा है, इसके साथ साथ बात करें तो ये रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ भी रिपल्सन हो रहा है। और p ऑर्बिटल जो है, जो यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, वो p ऑर्बिटल है छोटे। तो जो p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल वो छोटे हैं। इस कंडीशन में क्या है कि इस रिपल्सन की वजह से ये जो ओवरलैपिंग बीच में हो रही है ये कमजोर पड़ जाती है, ये इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि उधर रिपल्सन लग रहा है और ऑर्बिटल है छोटे। यानी कि कुछ ऐसी बात हो गई कि 2 लोग दुश्मन भी हैं, उनके हाथ भी छोटे हैं। 2 लोग हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनके हाथ छोटे हैं। ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे कैसे? कि रिपल्सन भी हो रहा है और हाथ छोटे हैं। इस कंडीशन में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इस कंडीशन में वो हाथ नहीं मिला पाएंगे। अब मान लीजिए रिपल्सन तो हो रहा है लेकिन हाथ बड़े हैं, तो क्या होगा कि चूंकि हाथ बड़े हैं तो भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है वहां पर, और आराम से बॉन्डिंग हो सकती है। तो इस वजह से जो क्लोरीन है, चूंकि इसमें रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन में यहाँ पर जो बॉन्ड है वो वीक पड़ जाता है। तो F2 और F2 के अंदर जो F और F का जो बीच का बॉन्ड है वो 2p ऑर्बिटल के छोटे साइज की वजह से वीक हो जाता है। 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा है, इस वजह से वहां पर ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, और रिपल्सन तो काम कर ही रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर क्लोरीन से नीचे ब्रोमीन पे जाओगे और ब्रोमीन से नीचे आयोडीन पे जाओगे तो फिर साइज बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगी। इसका मतलब ये निकला कि जो इस केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है वो तो Cl2 की ही होती है, उसको बात ही नहीं। उसके बाद में Br2 की होती है, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो मेरे पास में I2 होती है। तो यहाँ तक एक जनरल ऑर्डर लग रहा है, टॉप टू बॉटम आप गए, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी, जनरल ऑर्डर लग रहा है। लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने खेल बिगाड़ दिया। उसने खेल इसलिए बिगाड़ दिया क्योंकि 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होने की वजह से वो प्रॉपर ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाया। तो जो हमारे पास में F2 है उसकी बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर आती है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है इनका, वो ये होता है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। सर हाँ जी बेटा, रिपीट कर दो। अभी करता हूँ, कुछ नहीं करना। देखो मैंने सिर्फ ये बात कही है कि साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए क्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड कमजोर बना, आयोडीन का और कमजोर बना। लेकिन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो इसलिए वीक हो जाता है, एक्सेसरी वो वीक हो गया है, वो इसलिए हो गया है कि 2p और 2p ऑर्बिटल जो थे वो छोटे हैं साइज। उधर यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ रिपल्सन हो रहा है तो ये 2p और 2p ऑर्बिटल प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, ओवरलैपिंग कमजोर पड़ जाती है।
ओवरलैपिंग कमजोर पड़ जाती है तो इसका बॉन्ड एक्सेप्शनली कमजोर हो जाता है। और इसकी बॉन्ड है जी यहाँ पर आए। ठीक, तो ये ऑर्डर है, इंपोर्टेंट ऑर्डर है जो आपको याद रखना है। आपसे इस केस में ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन। और इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे ज्यादा पूछेगी तो बिल्कुल एकदम आसान है, और सबसे कम इस केस में आयोडीन। ठीक है भाई, नाउ इट इज क्लियर। ये था हमारे पास टॉपिक। ये टॉपिक मैंने आपको बताया विच इज रिलेटेड विद बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको इसका तुरंत जवाब दे देना। ये पॉइंट था मेरा 5वां, 6 नंबर के पॉइंट की हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 6 नंबर के पॉइंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर बात करूंगा ऑक्सी एसिड। और ये देखेंगे ऑक्सी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे किस तरह के पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सी एसिड से संबंधित क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें फ्लोरीन के साथ में थोड़ी सी एक दिक्कत है बस, और वो ये है फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन ऑक्सी एसिड। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, और वो ऑक्सी एसिड जो ये बनाता है वो होता है हमारे पास में HOF। केवल ये ऑक्सी एसिड बनाता है और कोई नहीं। ठीक, इसको हम लोग हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं। इसको आप हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक, तो केवल ये इसको बनाता है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक वो बताया था। जैसे वो बनाएंगे HCl, बनाएंगे यहाँ पर HClO2, HClO3 एंड HClO4। तो बचे हुए जो एलिमेंट हैं यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, मैं दूसरे में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर बन जाएगा HBRO, उसके बाद में HBRO या फिर HBRO। इस तरह के ऑक्सी एसिड बनेंगे। या फिर हमारे पास में HIO, यहाँ पर HIO या फिर HIO3 या फिर यहाँ पर हो सकता है HIO। इस तरह के ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब देखिए बेटा, इनमें क्या क्या बातें आपको पूछी जाती है। सबसे पहली बात, इनके एसिडिक कैरेक्टर का क्या होता है। लेफ्ट राइट अगर हम जाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर का क्या होता है। एसिडिक नेचर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शायद मुझे बता सकते हैं कि एसिडिक नेचर लेफ्ट राइट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर यहाँ पर लेफ्ट राइट इंक्रीज करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिएगा, मैं एक ऑर्डर यहाँ पर ऐसे भी ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर यही है, इसी साइड लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मैं इस साइड में जा रहा हूँ, और फिर मैं आपको इस केस में एसिडिक नेचर का क्या होना चाहिए। देखिए, लेफ्ट राइट जाने पर तो एसिडिक नेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये निकला कि एक तरह से उसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है वो घटेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब बात आई टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का। क्या बताओ भाई, क्या होना चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा है, आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। डिक्रीज। देखो बेटा, आप ये बात समझो, ये HCl है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन ही है ना। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। उसका ऑक्साइड है या कुछ भी है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं।
नोट कर लीजिएगा एक बार प्रॉपर्ली। अगर इसमें कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत हुई हो तो आप वैसे तो सीधा कॉन्सेप्ट लगाया है हमने यहाँ पर, कोई डिफरेंट टाइप का नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टाइप की कहानी है। एक मैं यहाँ पे बात करूँगा यहाँ पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, देखिए अगर हम हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, जो कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं उसमें हमारे पास में बनेगा HF, यहाँ पर बनेगा हमारे पास में HCl, यहाँ पर बनेगा फिर हमारे पास में HBr और यहाँ पर बनेगा HI। अगेन फिर हमें इन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेफ्ट राइट जाने पर एसिडिक नेचर का क्या होगा। एसिडिक नेचर लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करने का कारण ये होगा कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर साइज का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, क्योंकि ये एक ही पीरियड के हैं तो साइज का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके साथ ये देखेंगे कि H और I के बीच का बॉन्ड है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं इसको समझा दूंगा, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ पर H और I के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर है, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन का अलग होना आसान है। एक्चुअली में यहाँ पर और ये वाला जो केस है ये दोनों डिफरेंट केस है, इसको इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या आप ये कहेंगे जी यहाँ पर आपने कहा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नीचे आयोडीन आ गया तो एसिडिक फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कह रहे हो, क्योंकि ये वाली कहानी और ये वाली कहानी अलग है। यहाँ पर आयोडीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, लेकिन इस वाले केस में ऐसा था ही, इस वाले केस में तो ये चीज फैक्टर हमारे पास है HO और यहाँ पर Br के साथ बॉन्ड बना हुआ था, ऐसे करके बॉन्ड बना हुआ था। तो यहाँ बॉन्ड एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ में, तो बॉन्ड एनर्जी पे तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं ना। इस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो तो वैसे वैसे ही है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार दोनों में उल्टे ऑर्डर क्यों बन रहे हैं। बताओ भाई, समझ में आ गई ये कहानी? अच्छा, कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ पूछें, लेकिन आसान है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि अगर मान लिए आप बात करते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बना, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड बना, तो फिर तो बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि H और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अटैच है या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अटैच है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका एसिडिक फैक्टर आएगा या बेसिक फैक्टर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक बार रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर दैट इज रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जरा आप मुझे बताएं इसके क्या कहते हैं इंक्रीज। ठीक, ये केस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने H2O, H2S उनको पढ़ा था, H2CE, H2SE उनके बारे में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, और वो होता है बेटा यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, जब बताइए बॉन्ड एनर्जी का क्या हो रहा है? बिल्कुल आसान है, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। और अगर बॉन्ड एनर्जी आपको पता है तो आप एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, और वो हो सकता है हमारे पास में स्टेबिलिटी। अब बताइए स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? डिक्रीज हो रही स्टेबिलिटी, क्योंकि जो बॉन्ड है वो कमजोर पड़ रहा है तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है। एक बार इससे पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर। हाँ बेटा। सर इससे पहले वाले पॉइंट में डाउट, मतलब 6 में। हाँ बताओ सर। हम ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे देख रहे हैं एसिडिक नेचर को? ओके, देखिए जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर एक बार बनाया मैंने H और यहाँ पर ले लिया Cl, माली मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मेरे पास में H, यहाँ पर O, यहाँ पर Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, माली ये कंपाउंड है। तो इस केस में
आप मुझे ये बताइए कि ये जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? सर +3 आ रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर बेटा मैं यहाँ पर कर दूँ HOCl डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O यहाँ पर ये कर दूँ तो अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? सर +5 +5 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है ये तो +3 है। ये जो क्लोरीन है मेरे पास में ये कैसा है? ये तो है +3। और ये जो क्लोरीन है मेरे पास में ये क्लोरीन कैसा आ रहा है मेरे पास में? ये आ रहा है +4। तो इन दोनों क्लोरीन में से कौन सा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यस, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत तो उसकी ज्यादा होगी ना जिसमें प्लस चार्ज ज्यादा होगा, वही तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होती है आपको ये चेक करना होता है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव से अटैच है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगी उतना ही ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। अब समझ में आया कि सर? यस सर, मतलब उसको छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी हाइड्रोजन। हाँ, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो HO, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और H। आप ये बताओ ये जो ऑक्सीजन दैट इज अटैच विद सल्फर, इसलिए आप कह रहे हो कि ये जो H2SO4 है ये एसिडिक होता है। लेकिन आप ये सोचिए HO और यहाँ पर मैं कर देता हूँ Na। अब आप कह रहे हो कि ये जो कंपाउंड है वो बेसिक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट यहाँ पर है ये हमारे पास कैसा है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो सोडियम है यहाँ पर सर बोर्ड शो नहीं हो रहा। बोर्ड शो नहीं हुआ, मुझे दिखाई दे क्या कुछ हुआ इसमें। अब सो हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। एक्चुअल में है तो ये टेक्नोलॉजी ना, कभी कभी ऐसा होता है वो अपने आप ही। इस केस में क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किस ऑक्सीजन से अटैच है, वो ऑक्सीजन किस एलिमेंट से अटैच है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है मैं उसका कारण भी आपको समझाता हूँ तो आपको कारण भी क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर मैं इस केस में देखूंगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर पोलरिटी है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। अब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो H प्लस को सेपरेट होने में आसानी हो जाएगी। H प्लस यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो दूर भगाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा तो हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन लेने थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन देने हैं उसे। ठीक, तो इस केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए। ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, जब ये दे नहीं पाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। नाउ इट इज क्लियर और नोट? यस सर, क्लियर। इस तरीके से आप लोग चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लगता है। अब यही कारण था कि जो हमारे पास में ऑक्सी एसिड है उनमें अलग कॉन्सेप्ट लगता है, उसमें अलग टाइप के ऑर्डर आ जाते हैं, और जो हमारे पास में नॉर्मल टाइप के एसिड होते हैं उनमें अलग ऑर्डर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास में रिएक्शन विद हैलोजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने सबने कर लिया है। उसके बाद में 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर का जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में। हालांकि क्लोरीन के बारे में आप लोग तो बातें ऐसे जाते हैं जो पूछी जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हो सकता है कि पहला पॉइंट आपसे पूछा जाए इसको आप लोग बनाते कैसे हैं। तो जो बनाने का तरीका है हमारा वो ये है कि आप यहाँ पर रिएक्शन कराइए HCl की या किसी भी क्लोराइड सॉल्ट की रिएक्शन आपको यहाँ पर करानी है MnO।
जब आप लैब के अंदर क्लोराइड रेडिकल की टेस्टिंग करते हैं तो भी यही फिनोमेना यूज होता है। वहां पर आप क्या करेंगे, कोई भी क्लोराइड सॉल्ट है रिएक्शन MnO2 के साथ में कराएंगे। ऐसा कराने पर हमारे पास में एक तो बनता है बेटा MnCl2, एक बनता है हमारे पास में यहाँ पर क्लोरीन गैस, और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर बैलेंसिंग में आ रहा होगा तो आएगा ही हाइड्रोजन यहाँ पर तो H2। ठीक है, बैलेंस बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर H2 है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 करना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लोरीन यहाँ भी है और यहाँ भी है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 4 करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, शायद बैलेंस हो गया। तो एक तरीका ये होता है कि कोई भी आपके पास में क्लोराइड सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट की MnO2 के साथ में कराएंगे उस केस में यहाँ पर क्लोरीन गैस आपको मिलेगी। क्लोरीन गैस ये क्या किसी को आइडिया है कि ये कैसे होती है? क्लोरीन गैस की कलर कैसा होता है? सर पेल येलो। ग्रीनिश येलो। इसका जो कलर है वो होता है बेटा ग्रीनिश येलो। होता है ग्रीनिश येलो। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस बनी जो कि ग्रीनिश येलो कलर की है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर HCl ही लें, आप यहाँ पर चाहे कोई और सॉल्ट भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर MnO2 आपने लिया है तो यहाँ पर होता है कि आपको डाइल्यूट H+O डालना पड़ेगा। तो पहला तो हो गया हमारे पास में ये वाली है। दूसरा केस वो देखते हैं इसका। दूसरा केस ये है कि इसको बनाने के लिए आप एक स्पेशल नाम का प्रोसेस यूज करते हैं। जो स्पेशल नाम का प्रोसेस आप यूज करते हैं उसको कहते हैं टेकन प्रोसेस। टेकन एक है हमारे पास यहाँ पर वो है टेकन प्रोसेस। अगर मैं टेकन प्रोसेस की बात करूँ तो इस केस में आप यहाँ पर कुछ नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो इसका आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराना होता है। यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी आप लेते हैं CuCl2, और इस केस में यहाँ पर होता है हमारे पास में क्लोरीन गैस। ठीक है, मैंने 2 यहाँ पर इसलिए कर दिया है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन आनी है और यहाँ पर ऑक्सीजन जानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, 4। इस केस में एक प्रोसेस हमारे पास में तो मैंने कहा है टेकन प्रोसेस। बहुत बार आपसे टेकन प्रोसेस का कैटलिस्ट पूछा जाता है, इसे टेकन प्रोसेस का कैटलिस्ट किया जाता है। टेकन प्रोसेस का ये कैटलिस्ट, इसको बनाने के लिए एक और तरीका आप लोग फॉलो कर सकते हैं और वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। एक और तरीका हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक। नॉन रोटी बाद में डालेंगे। फ्लोइंग तो बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपने इसको लिया मोल्टर फॉर्म में, चलिए इस बार आप बताएंगे प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। आपने NaCl लिया मोल्टर फॉर्म में तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? शादी हमारा तो जो हमारे पास सोडियम है ये तो चला जाएगा कहाँ पर? कैथोड पर। मोल्टर लिया यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, और ये जो क्लोरीन है ये चला जाएगा कहाँ पर? एनोड पर। ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप और H+ भी होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर Cl- भी होगा, लेकिन OH- भी होगा। मतलब अब यहाँ पर इतने सारे आयन में ये जो Na+ और H+ है, इसमें H+ के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इससे यहाँ पर तो बनेगा हाइड्रोजन गैस। Cl- और OH- में से Cl- के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए इस केस में यहाँ पर बनती है Cl2 गैस। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट और नो? ठीक है, कारण भी समझ आ गया। कारण क्या बताया मैंने, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लीक कर दिया। तो 3 पॉइंट तक अभी तक मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं। अब देख लेते हैं ये 4th पॉइंट।
इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप डिस्कस कर लो, पूछ सकते हैं आप मेरे से, इफ यू हैव एनी डाउट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं रिएक्शन पे आता हूँ मेटल रिएक्टिव है, Cl2 रिएक्टिव है, तो इसकी देखेंगे हम लोग रिएक्शन विद मेटल। तो बहुत सारी एलिमेंटल से इसके साथ में ये रिएक्शन कर लेती है, ज़्यादातर मेटल के साथ में कर लेती है। एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कराओगे Cl2p, तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा Al। बैलेंसिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ। अगर आप रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ में क्लोरीन की, तो यहाँ पर मैं पहले 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ट्वाइस हो NaCl बन जाएगा। ठीक, 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो 5th नंबर का पॉइंट है हमारे पास में रिएक्शन नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ में जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रिएक्शन कराई फास्फोरस के साथ में C4 के साथ में क्लोरीन की, पहले ही हम पढ़ के आए हैं ये रिएक्शन। क्या किसी को याद है रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? बताओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, पहले बनेगा PCl3 और फर्दर अगर आपने यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर PCl5। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। तो ऐसे ही और भी रिएक्शन सल्फर के साथ में भी आप रिएक्शन करा सकते हो, हाइड्रोजन के साथ करा सकते हो। हाइड्रोजन के साथ तो बहुत ही आसान है, Cl2 के साथ भी रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर बन जाएगा HCl और 2 कर दो, बैलेंसिंग भी हो गई। तो दी ज़्यादा रिएक्शन हो। देखिए क्लोरीन एक पॉपुलर पॉपुलर सब्सटेंस, इसलिए इसकी रिएक्शन आप लोग पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन मुझे याद आ रही है, मैं उसको बता देता हूँ, और वो है यहाँ पर रिएक्शन विद अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, और इसका कारण ये है कि इसको मैंने पहले पढ़ाया भी है, आप नाइट्रोजन फैमिली में इसको मैं करा भी चुका हूँ। तो इसके इसमें 2 बातें आएंगी यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर लिया अमोनिया और अमोनिया की रिएक्शन आपने यहाँ पर दी क्लोरीन के साथ, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में वो बनेगा NH4Cl एंड N। लेकिन इसमें एक रिएक्शन और होती है NH3 + Cl2 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा हमारे पास में NCl3 + HCl। 2 रिएक्शन इसमें होती है, दोनों की शर्तें अलग अलग, ये है अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी, अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया नीचे वाली रिएक्शन हो जाएगी। बैलेंस कर लेना भैया इन रिएक्शन को एक बार। बैलेंस हो गई। यहाँ पर नाइट्रोजन क्लोरीन, तो सर 8 अमोनिया CCl2 दो तो यहाँ और चले गए ना, हाँ ये और नीचे वाली रिएक्शन ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इन रिएक्शंस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट रिएक्शन। याद रखेंगे कि आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इनको याद रखना अलग से जरूरी है। 7th नंबर की रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पहले ये भी आ चुकी है लेकिन फिर भी करेंगे।
और वो है हमारे पास रिएक्शन विद एल्कली। मैंने ऐसा क्यों बोला है कि ये रिएक्शन पहले आ चुके हैं, क्योंकि इन रिएक्शन को पहले हमने अगर आपको ध्यान आया हो तो जब हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो एल्कलीज के साथ रिएक्शन देखेंगे, वहाँ पर देखो ऐसे दिखा देता है, मैं आपको बताता हूँ बात। सपोज दैट ये कंपाउंड है, देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या जवाब आपको हुए। मान लीजिए ये कंपाउंड मेरे पास में है और इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने यहाँ पर कराई Cl2 एंड NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। क्लोरल फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये वाली रिएक्शन एक, इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा। हाँ, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन है बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन का की कंडीशन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो नियम होता है वो ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये जो CH3 वाला जो पार्ट है ये आ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर CHCl3 में। ये वाला पार्ट इधर वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर H, यहाँ पर हो जाएगा HCOH आफ्टर एसिडिफिकेशन है। तो ये वाला पार्ट है। अब ये बताओ भाई सबको ध्यान आ गई ये रिएक्शन की, हाँ ये रिएक्शन पढ़ी थी पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो बेटा मेरी बात, एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन होता है ऐसे नहीं है। यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पर उन्होंने दे दिया ClO- बस। फिर आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो देखो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये अभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है और इस केस में अभी भी प्रोडक्ट वही बनेंगे जो आपने बनाए, CHCl3 प्लस यहाँ पर HCOH। ये सिर्फ क्वेश्चन देने वाले ने आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी है, वरना इसमें हुआ कुछ। ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में रिएक्शन क्लोरीन की और NaOH की जो रिएक्शन है इनके आपस में रिएक्शन से क्या क्या बनता है, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये सब चीजें दी जा सकती है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया आपके पास में यहाँ पर NaOH है और इस NaOH की रिएक्शन आपने यहाँ पर क्लोरीन के साथ में कराई, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर NaCl प्लस NaOCl और प्लस यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए आपने लिख दिया H। तो बैलेंसिंग के लिए आपने यहाँ पर लिख दिया H। तो इस केस में हमारे पास ये वाली रिएक्शन होती है। तो अगर मान लो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे रखा है, अगर ये दे रखा है, इसका मतलब ये भी तो उन्होंने कहाँ से बनाया है, ये भी यहाँ से बनाया है और ये रिएक्शन होती है बेटा यहाँ पर रिवर्सिबल। तो वाटर के साथ में ये चीजें मिल गई तो ये बैकवर्ड चली जाएगी और ये चीजें मिल गई तो ये बन जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा जाए, ऐसे भी अगर लिख दिया गया तो भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है। बताइए नाउ इट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स और नो। यस सर। हालांकि इसमें एक छोटा सा चेंजिंग भी है। छोटा सा चेंजिंग ये है कि अगर आपने यहाँ पर NaOH लिया तो फिर ये इरिवर्सिबल वे में एक और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है एक कंडीशन में, और वो है मेरे पास में यहाँ पर NaCl प्लस ये बनाना शुरू कर देता है यहाँ पर NaOCl3, इसको बनाना शुरू कर देता है प्लस यहाँ पर बनता है H। बैलेंसिंग तो हम इसकी कर ही डालेंगे खैर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में Na 2 बार क्लोरीन का मतलब यहाँ पर 6 3 5, ठीक है। तो देखिए ये इस केस में रिएक्शन हुई, देखिए इन दोनों में एक अंतर है और दोनों में अंतर क्या है वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए होता है हमारे पास में ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन होती है यहाँ पर कोल्ड एंड टाइट, कोल्ड एंड टाइट। तो बेटा याद रखिएगा कि जब हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो वो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में ही कराते हैं, और ये वाली जो कंडीशन है ये तब बनती है जब हम इसको लेते हैं यहाँ पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। इसी वजह से चूंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन हो रही है
इसी वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन को नोट कर लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत अगर इसमें हो तो आप सर Cl3 क्या है? NaOCl3। NaOCl3 बनेगा, इसको कहते हैं बेटे क्लोरेट। इसको हम लोग कहते हैं, नहीं सर, आपने 3Cl3 लिखा हुआ है ना आगे रिएक्टेंट। 3Cl3 बैलेंसिंग करिए ना मैंने, गलत हो गई कि बैलेंसिंग? नीचे वाली रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में सर Cl2 होगा ना वहाँ पे, 3Cl2। अच्छा ओके, सर NaClO3 बनेगा। NaClO3, हाँ ClO3 NaClO3, NaClO3, तो ये बन जाएगा यहाँ पर सोडियम क्लोरेट।